इतना बड़ा माउंटेन जो है वो एक ही जगह पर रहता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहीं तक रह सकता है, लेकिन एक छोटी सी फुटबॉल को हल्का सा किक मारने पर वो क्या कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाती है। और इसका जो आंसर है वो कहाँ लाई करता है, वो यही लाई करता है बैलेंस और इनबैलेंस फोर्सेस के अंदर और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। तो चलो अनकवर करते हैं इसी सीक्रेट को। जस्ट रिवील द सीक्रेट व्हाई दिस बिग माउंटेन एंड द बिग स्टोन लाइज ऑन अ प्लेस वेयर एज अ स्मॉल बॉल्स कैन इजीली किक्ड एंड चेंजेस इट्स पोजीशन। तो बेटा बैलेंस फोर्स क्या होती है यहाँ पर पढ़ते हैं, टाइप की फोर्सेस पढ़ते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की कहानी क्या है, कहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, क्यों होता है, आपको समझ में आएगा। बहुत इजी चीज है, आपको लगता है कि बहुत सिंपल है, हमें तो आता है, एवरीथिंग इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड एनीथिंग इन क्या रेस्ट रिमेन्स अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई अ फोर्स। हम बचपन में याद कर लेते हैं, बस इतना समझ में आता है, बट चीजें समझो, उसका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा कैसे आंसर दोगे, या कहीं पर भी किसी इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो, कोई आपसे पूछ रहा है, तो हाउ विल यू गिव द आंसर विद द रीजन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो चलो, बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, बैलेंस फोर्स वो होती है, कोई एक फोर्स आपने रखी, उसमें चारों तरफ से सेम फोर्स लग रही है हर डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और दोनों फोर्स में इक्वल फोर्स लग रही है, जिससे कि रिजल्टेंट जो फोर्स आए वो आपके पास ऑब्जेक्ट में लगने वाला वो जीरो आए। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक जगह से बिल्कुल हिलता नहीं है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो स्टेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जब यहाँ ड्रॉ कर रहे, जब यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स जो है ये 10 न्यूटन की फोर्स, मतलब इस तरफ से इस तरफ 10 न्यूटन की फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो, 10 न्यूटन की आप इस तरफ लगा रहे हो, ठीक है। अब ऊपर नीचे की बात करो, नीचे भी अर्थ खींच रही है इसको mg से, और उतना ही फोर्स सेंटर से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, उसे हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और ये फोर्सेस क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और आपको पता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर वो दोनों तरफ से इक्वल लग रही तो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने कोई एक सरफेस ली है और एक ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, क्वेश्चंस में हम ऐसे ही यूज करते हैं। और ये हमने एक सरफेस ली है और सरफेस के ये ऊपर एक ब्लॉक रख दिया है, कुछ मास है उसका, इस मास के सेंटर से इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, अर्थ इसे खींच रही है mg मास से, जहां पर m क्या है, इसका मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन क्वेश्चंस में हम बच्चों को बोलते हैं कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। फिर यही जो सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यही सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होती है, जो कि mg के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पर बराबर क्यों हुई, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, यानी कि वर्टिकल फोर्सेस क्या है, हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम है। ये इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ये इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, इक्वल फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा वाई एक्सिस पर। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ से फोर्स लगाते हो 10 न्यूटन की और उसे आगे बढ़ने को बोलते हो, लेकिन यहाँ इस इतने बीच में आप 10 न्यूटन की कोई और बच्चा 10 फोर्स यहाँ पर भी लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से बैलेंस फोर्स लगी हुई है, अब ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं करेगा, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। और बेटा एक और चीज, बचपन से अगर चीजें जान लो तो अच्छा है, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर सारी बातें नहीं पढ़ते तो गड़बड़ हो जाती है। हमें क्या करना होता है, हमें ना, हम किसी भी क्वेश्चन को ना ग्राफिकली सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में। कौन थे, न्यूटन साहब, न्यूटन सर ने क्या किया था, कैलकुलस बनाई थी पूरी मैथ्स में। उन्होंने क्या बोला था कि अगर जिसको मैथ्स आती होगी, अप्लाइड मैथ्स, वो फिजिक्स में कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्राफ्स के कंसेप्ट पूरे आने चाहिए, क्योंकि हम हमेशा फिजिक्स को ग्राफ की मदद से पढ़ते हैं। जिसको अप्लाइड मैथ्स आती होगी, मैथ्स में जो बच्चा अच्छा होगा, फिजिक्स में कभी भी मार नहीं खा सकता। तो ये एक्स एक्सिस होती है, आप देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये बहुत आसान होता है, सब बच्चे पढ़ते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ एक्सिस, नीचे की तरफ डायरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमारा क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ ये सरफेस मान लो, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लग रही है mg,
तो क्या है, दोनों अपोजिट हैं, इक्वल है एक दूसरे के। और इस तरफ इस डायरेक्शन में यहाँ की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, और सिमिलरली इस तरफ भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। तो क्या है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों कैंसिल कर रही है। जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा होगा वो स्टेशनरी होगा, वो यहाँ से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगने वाली, राइट। अब क्या होता है, अगर हम फोर्स को थोड़ा सा आगे, अब इसके एग्जांपल देखो, ये बुक है, इस बुक को टेबल पर रखा हुआ है, तो इस बुक का कोई मास होगा, मान लो M मास है, तो इस बुक को अर्थ अपनी तरफ, इसके सेंटर से अर्थ अपनी तरफ खींच रही है mg फोर्स से, राइट। लेकिन ये जो टेबल की सरफेस है, ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है इक्वल अपोजिट को, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो कि इसके इक्वल है। और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, नहीं यहाँ से कोई फोर्स लग रही है, यहाँ से कोई फोर्स लग रही है, मतलब लेकिन फोर्स कोई ना कोई तो लग रही है। यहाँ से कौन सी लग रही है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, और क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। इसके ऊपर सरफेस जो है फ्रिक्शन लगा रही है, इसकी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करती है। यहाँ से क्या लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, मतलब एयर का प्रेशर लग रहा है, राइट। और यहाँ से भी जितना एयर प्रेशर है उतना। और एक और बात बेटा, हमारी बॉडी में चारों तरफ से जो होता है प्रेशर इक्वल एंड इक्वल लगता है, मतलब जितना पूरी बॉडी में इक्वल प्रेशर लगता है, इसलिए हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वरना अगर अनयूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर लगता है, तो हमारी बॉडी का हाथ कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता। हमारी बिल्कुल बॉडी बिल्कुल शेप में होती है, इसीलिए क्योंकि चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है, हमारी प्रेशर लगता है, एयर प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गई। ऐसी एग्जांपल, पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, अगर कोई पिक्चर वॉल पे हैंग कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, इसके पिक्चर के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यही पिक्चर अपने मास से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, और चारों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रही है, तो पिक्चर अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ऐसी कार एक जगह पे आपने खड़ी कर दी है, तो वो खड़ी की खड़ी ही रहेगी, ठीक है। और या फिर अगर वो चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, तो वो चलती ही रहेगी जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाओगे। कांस्टेंट स्पीड चल रही है, चलती जाएगी चलती जाएगी, ये नहीं रुकेगी, लेकिन स्पीड होनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। तो ये अब बच्चों, ये वाली बात तो बच्चे समझ जाते हैं, उनको समझ में आता है ये वाला, हाँ ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, ठीक है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे फोर्स, बच्चों को ये वाली बात समझ में नहीं आती, कहते हैं मैडम लेकिन ब्रेक लगाने के बाद थोड़ी देर बाद तो कार रुक जाती है। और फिर बच्चे एक और बात कहते हैं कि मैडम अगर हम कोई बच्चा बॉल फेंकता है, वो मोशन में, तो कंटिन्यू मोशन में क्यों नहीं है, थोड़ी देर बाद तो बॉल रुक जाती है ना, ऐसा क्यों होता है। तो मोशन वाली कहानी बच्चों को थोड़ा, दूसरा वाला पॉइंट जो होता है न्यूटन्स लॉ में, वो बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अब देखो अनबैलेंस फोर्सेस क्या है, जो एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है बट इक्वल नहीं है, मतलब ये जो बॉक्स है, इसके ऊपर नीचे की तरफ इसके मास के mg फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स लग रही है, अपोजिट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस में देखो, इस तरफ लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है 15 न्यूटन की फोर्स, और इसको अपोज करने वाला, रोकने के लिए इस ऑब्जेक्ट को कितनी लगनी चाहिए थी, 15। लेकिन यहाँ कितनी लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स। कौन हार गई, इस डायरेक्शन वाली फोर्स आगे, जीती कौन, यहाँ वाली फोर्स जीती। यहाँ क्या होगा, मूवमेंट होगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट और क्या है, स्टेबल नहीं होगा। यहाँ फर्स्ट लॉ नहीं लग रहा है न्यूटन का, यहाँ क्या लगेगा, सेकंड लॉ। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो सेकंड लॉ लगता है, मूवमेंट करता है। तो कितना, कितने फोर्स से आगे बढ़ेगी, 10 न्यूटन से, क्योंकि 5 तो क्रॉस कर रहा है, 15 आगे चल रहा है, 5 अपोजिट लग रहा है, तो 10 15 माइनस 5 बराबर 10 न्यूटन की फोर्स से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसी से उसके अंदर में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस अगर इक्वल नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, चाहे डायरेक्शन अपोजिट ही क्यों ना हो, तो वो क्या होगा, वो फोर्स क्या हो जाएगी, वो हमेशा अनबैलेंस्ड होगा। अभी तो यहाँ से 5 जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ हो सरफेस के ऊपर, ऊपर तो चलो ऊपर नीचे नहीं आप कर रहे हो, भगा रहे हो, ऊपर की जो नीचे जो नॉर्मल लग रही है, नीचे जो mg लग रही है नॉर्मल के बराबर है, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ये सरफेस पे ही इधर उधर जा रहा है। सरफेस पे आगे बढ़ने के लिए अगर आप यहाँ से, मतलब केवल यहाँ से एयर प्रेशर लग रहा है और हम यहाँ से लगा रहे हैं एग्जैक्ट 15 न्यूटन की फोर्स, और एक बच्चा और आगे से खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो अब कितना होगा, सेम डायरेक्शन है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से 15 प्लस 5, ये ऑब्जेक्ट अब 20 न्यूटन की फोर्स से आगे बढ़ेगा। जहां फोर्स वही मोशन, वही वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन, ये बात ध्यान रखेंगे। जहां फोर्स वही मोशन, जहां मोशन वही वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन, और जहां एक्सेलरेशन वही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सब वेक्टर क्वांटिटीज है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स।
अब देखो क्या होता है अनबैलेंस फोर्स में, क्या होता है, एक बच्चा एक तरफ से बॉक्स को पुश कर रहा है तो वो आगे चले जाएगा, है ना, ज्यादा फोर्स से पुश कर रहा है तो आगे चला जाएगा। ऐसे किकिंग द बॉल, बॉल को आप किक कर रहे हो तो बॉल आगे बढ़ जाएगी वेलोसिटी में, इस तरफ से किक कर रहे हो यहाँ आगे चली जाएगी, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गई, यहाँ से कोई फोर्स को अपोज नहीं कर रहा है, ये ये बच्चा यहाँ से अप्लाई कर रहा है फोर्स, अपोजिशन में कोई इक्वल फोर्स है ही नहीं, है ना। यहाँ से हमने रॉकेट टेकिंग और रॉकेट टेकिंग ऑफ कर रहा है, मतलब इसको हमने आगे बढ़ाया, यहाँ से फोर्स लग रही है, लेकिन आगे से कोई फोर्स ऐसी नहीं जो उसका अपोज करे, तो ये आगे बढ़ जाएगा, वेलोसिटी आगे हो जाएगी, फोर्स आगे लग रही है तो वेलोसिटी भी आगे होगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे होगा और इसका एक्सेलरेशन भी आगे होगा, और इसकी नेट फोर्स भी आगे की तरफ ही होगी। ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरफ क्या होगा, अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ ही होगा, इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इस तरफ लग रही है डायरेक्शनल, ठीक है, वेलोसिटी भी इस तरफ ही होगी, एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगा, और एफ नेट भी इस तरफ ही लगेगा, और जहां एफ नेट लगेगा वहीं इक्वेशन बनेगी, आपके सेकंड लॉ जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो आपको इतना बात समझ में आनी चाहिए कि जहां फोर्स वहीं डिस्प्लेसमेंट, जहां डिस्प्लेसमेंट वहीं वेलोसिटी, जहां वेलोसिटी वहीं एक्सीलरेशन, सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो, अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस जब हम पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, फोर्सेस की टाइप की होती है, सब टाइप की फोर्स, पूरी फोर्स का निचोड़ आपके यहाँ पर दे दिया गया है। फोर्स पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट होती है, ये अपने स्टेट को चेंज करती है, मतलब मोशन को, इससे मोशन में चेंज आ जाता है, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हो आप, कोई प्लास्टिक की बॉलों से पिचकाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और आप किसी भी चीज को आप पत्थर से आप शीशे में, शीशा टूट जाएगा, है ना। आप पुश कर सकते, पुश और पुल करने से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है, बच्चा बॉक्स को पुश कर रहा है, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लग रही तो वो आगे बढ़ जाएगा, जैसे आपने ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास, हमारे पास क्या होती है, ये फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स की टाइप की हो गई, या दो टाइप की होगी, कॉन्टेक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फिटर। जो कॉन्टेक्ट फोर्सेस होती हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, जैसे आप रामचंद्र जी धनुष बाण चलाते थे तो क्या होता था, कांटेक्ट में पकड़ना पड़ता था उनको, तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गई, उसको बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बोलोगे कि मैडम फ्रिक्शनल फोर्स, देखो यहाँ पे ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, रगड़ 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 रगड़, दो लेयर के बीच में रगड़ने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन इसका अपोज कर रही है, और बच्चा यहाँ से लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, कॉन्टेक्ट में, देखो यहाँ इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन का, बच्चा लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाए कांटेक्ट होने से हुआ, कांटेक्ट नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फ्रिक्शन जीत जाएगा। और यहाँ पर भी क्या, कांटेक्ट फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक क्या है, टेबल के ऊपर कौन के कांटेक्ट में है, इसे बोलेंगे नॉर्मल डायरेक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, नीचे की तरफ कौन करता है, अर्थ इसको mg से खींचता है। अब आपका ना ऊपर जा रही है बुक, ना नीचे जा रही है, मतलब फिक्स है एक जगह पर, तो इसका मतलब क्या, जितना n है उतना ही mg है, इक्वल है, दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। ऐसे टेंशन, टेंशन किस होती है, रस्सी में बंधी हुई होती है, आपने एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसने एक स्टोन बांध दिया अपने किस पे, रस्सी पे, और रस्सी तनी हुई है, रस्सी ढीली होगी तो कोई टेंशन नहीं होगा बेटा, जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तभी टेंशन होगा। तो ये स्टोन क्या करता है, पूरा उसके सर के ऊपर से ऐसे करके सर्कुलर मोशन में जाता है, तो जो सर्कुलर मोशन में इस ऑब्जेक्ट को रख रहा है, इसके अंदर एक टेंशन फोर्स आएगी, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगी, F इक्वल टू mv² / r होता है, अंदर की तरफ करती तो आप उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, वो भी एक ही बात है, अंदर की तरफ बोलोगे तो सेंट्रीपेटल बोलोगे, बाहर की तरफ बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलोगे, इक्वल एंड अपोजिट टेंशन यहाँ पर जनरेट कर रहा है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, वो आपके स्टोन को क्या रख रहा है, सर्कुलर मोशन में रख रहा है, तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट फोर्स हो गई, टेंशन जो रस्सी है वो कॉन्टेक्ट में है, तो देखो इसमें भी टेंशन, टेंशन देखो जितनी रस्सियां उतना टेंशन, ठीक है, इसने इसको हैंग करके रखा हुआ है, किसको, वास को, ठीक है, इस गमले को। अब स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, यहाँ पर भी स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे भी वो जो टेंशन के बराबर ही होती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है। ये भी स्प्रिंग फोर्स भी कैसी है, कांटेक्ट वाली फोर्स है, चीजों को कांटेक्ट में होगा तभी स्प्रिंग फोर्स लगेगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट नहीं होता है कभी, अर्थ का हाथ थोड़ी है कि खींच रही है सेब को अपनी तरफ, नहीं, वो नॉट, इट इज नॉट, इट इज ओनली अट्रैक्शन, है ना, अर्थ अपनी तरफ खींचती है, सेंटर से खींचती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, mg फोर्स से, उसके मास इंटू ग्रेविटी से। ऐसे ही मैग्नेटिक जो होती है, नॉर्थ, ये भी क्या होते हैं, जब मैग्नेट्स डिफरेंट जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स होती है, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है बेटा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी कैसी फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती है। तो फोर्सेस के भी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट ये हैं। अभी आपको ये नहीं पढ़ना, ये आप क्लास 10th में पढ़ते हो, और इसी का मतलब बड़ा वर्जन क्लास 12th में पढ़ते हो। मैग्नेटिक का पूरा मैग्नेटिज्म आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स आप अभी 9th क्लास में इंट्रो पढ़ोगे, है आपके कोर्स में, इसी को डिटेल में 11th क्लास में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 10th क्लास में पढ़ोगे, थोड़ा सा इंट्रो, और फिर उसके बाद आप इसी को डिटेल में 12th क्लास में पढ़ोगे। और न्यूक्लियर फोर्स जो पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ाते थे, लेकिन अब ये न्यूक्लियर फोर्स पूरा मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये चीजें आप वहां पढ़ोगे। आज इस चैप्टर हम यहाँ पर ये वाली नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे क्लास 11th में, mg और n ऐसे टेंशन पढ़ेंगे हम, हमें पुली वाले क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हमें स्प्रिंग फोर्स पढ़नी है, ये वाली फोर्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन में हम इसको यूज करेंगे, इसके भी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो ये मेनली प्रोबेबली हमें यूज करना पड़ेगा कांटेक्ट फोर्सेस। ये क्लास 12th के सिलेबस है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो 11th में यही पढ़ना पड़ेगा, 9th एंड 11th में, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ फोर्सेस। अब क्या हुआ, इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्स को न्यूटन सर ने फिलोसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया में इन्होंने अपनी बुक लिखी थी, और उस बुक में इन्होंने न्यूटन के 3 लॉ दिए थे, जिसको आप बोलते हो कि न्यूटन के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ आप बोलते हो लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप बोलते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर आप बोलते हो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सारे बच्चे गांधी जी का वो एग्जाम्पल याद रखे कि गांधी जी ने बोला था कि अगर आप थप्पड़ मारोगे तो आपके हाथ में भी चोट लगेगी। एक्शन एंड रिएक्शन सब बच्चों में फेमस है, ये एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से। अब 11th क्लास में जो एक्शन एंड रिएक्शन में, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। और इसमें जो होता है, फर्स्ट में भी न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सेकंड लॉ में ही ज्यादा बनते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट और सेकंड थर्ड लॉ के क्वेश्चंस को भी यहीं पर ऐड कर दिया जाता है, कंसेप्ट को भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि मूवमेंट होगा तो ही आपको वहां फोर्स ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो लेकिन फर्स्ट लॉ को समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन एसेशन रीजन और उसमें आपसे पूछ लेते हैं। चलो, अब क्या होता है, बच्चों को एनसीईआरटी बुक में क्लास 9 से पढ़ते हुए आते हो, आप क्या पढ़ते हो, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये वही है जो हम पढ़ते हैं कि एक बॉडी हमेशा रेस्ट में रहती है, और एक बॉडी अगर मोशन में हो तो लगातार मोशन में ही रहती है, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब एक जगह पर जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है वो हमेशा स्टेशनरी रहेगा। आप एक कमरे को बंद करके चले जाओ कहीं घूमने के लिए, शादी में 10 दिन के लिए, और एक जगह पे टेबल पे ग्लास रख दो, वो ग्लास वहीं रहेगा, टेबल वहीं रहेगी, बेड वहीं रहेगा, कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। वो समझ में बच्चों को अच्छे समझ में आता है, हाँ मैडम ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो अ मूविंग कार विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम स्पीड एंड द सेम, ये वाली बात बच्चों को थोड़ी कम समझ आती है। मैडम ऐसा कि मूवमेंट है तो लगातार मूवी करती रहेगी, लेकिन वो तो रुक जाती है अगर तेल खत्म हो गया तो, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट स्टेट चेंजेस ओनली व्हेन द अनबैलेंस एक्ट्स ऑन अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट्स ऑन, हाँ जब किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगती है तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। अभी तो आपने देख लिया, अनबैलेंस फोर्स ही तो बनाती है, अगर बैलेंस होंगी तो वो रेस्ट पर रहेगा, अनबैलेंस फोर्स ही उसकी स्टेट को चेंज करती है। कहने का मतलब है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को इस स्टेट पे है, अगर इस ऑब्जेक्ट की स्टेट आपको चेंज करनी है, मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुंचाना है, तो आपको इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन जो इस तरफ से फोर्स लग रही है वो कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ से 15 न्यूटन की लगा रहे हो, 10 न्यूटन 5 न्यूटन की लगा रहे हो, तो 10 कौन जीता, 10 न्यूटन जीता। 10 न्यूटन उसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसी वेलोसिटी से, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो यही तीसरी पॉइंट यही कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट तभी चेंज होती है जब हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, कि बैलेंस फोर्स तो ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखती है, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ की कहानी, ये पहला वाला पॉइंट बच्चों को समझ में आता है। सेकंड वाले पॉइंट में बच्चे गलत करते हैं, मैडम अगर कोई बच्चा बॉल फेंक रहा है तो वो कुछ टाइम बाद तो बॉल रुक जाती है, उसने फेंकी, थोड़ी देर बाद ग्राउंड में बॉल रुकी, मेरा भाई तो खेल रहा था उसने बॉल फेंकी, अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही है तो वो बॉल तो हमेशा कंटिन्यू मोशन में रहनी चाहिए, वो रुकी कैसे। ठीक है बेटा, इसका आंसर कहाँ से मिलता है, इसका आंसर
हमारी एटमॉस्फेयर से ही मिलेगा। हमारी अर्थ अर्थ जो है ना बेटा, वो एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। अर्थ में ही क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, सब बच्चों को पता है। ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं अर्थ में, और वो माउंटेन्स एक ही जगह पे है। और जब कैलाश पर्वत जहाँ था शिव शंकर भगवान का, वहीं पर ही है, वहां से कहीं नहीं है। ऐसी बड़ा स्टोन जो इजिप्ट है, वहां पर जो पिरामिड्स हैं वो वहीं पर ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। कुतुब मीनार जहाँ बनी है वहीं पर ही रहेगी। और जो बड़ी दीवार है चाइना की, वो वहीं पर ही रहेगी। बड़े बड़े डैम जहाँ बना रखे हैं वहीं पर ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं जब तक आप हिलाओगे नहीं। और ह्यूज जो स्टोन्स होते हैं, बाउल्डर्स होते हैं, वो वहीं पर ही रहते हैं। आप उसको हिला नहीं सकते जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां पर ना लगा दी जाए, या जब तक आप प्लान ना करो कि इनको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है। ये वाली बात समझ आती है। पुराने किले, शिवाजी महाराज के टाइम के बहुत सारे किले हैं पुणे में, बड़े बड़े जगह पे, वो वहीं पर ही हैं, जाते हैं ना म्यूजियम, मतलब तो वो क्या बन चुके, टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। वो हिलते नहीं है कि भाई, ये कहानी सब बच्चों को समझ में आती है। अभी इमोशन वाली कहानी बच्चों को समझ में कम आती है। देखो भाई, आप कहते हो मैडम कि एरोप्लेन तो चलाते हैं, फ्यूल डालते हैं, इंजन चलाते हैं, फिर दूसरी जगह रुक जाता है। फिर कहते हैं मैडम कार को चला रहे, कार चल रही है, चल रही है, चल रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद तो कार रुक जाती है, हमेशा चलती तो नहीं रहती। ऐसे इस क्रेन को आपने चलाया चलाया चलाया, मान के चलो इसमें तो चलो हमने फ्यूल की बात करी, यहाँ फ्यूल नहीं है, आपने इसको चलाया तो देखो थोड़ी देर बाद जाके ये रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये वाली बात बच्चों को कम समझ में आती है। चलो समझते हैं इसको। बेटा इसका आंसर मिलता है हमें हमारे अर्थ से। अर्थ में जो होता है एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है और इसका एटमॉस्फेयर ही इसको यूनिक बनाता है। मतलब अर्थ में क्या होता है, एयर होती है। और क्या होता है अर्थ में, हम चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एयर होती है, फ्रिक्शन होता है। और यही एयर और फ्रिक्शन जो होता है हमारे मोशन को रोकता है। जैसे कि अगर कोई कार अर्थ की सरफेस पर चल रही है, टॉय कार, और आप उसको पुश कर रहे हो, मतलब इंजन नहीं है उसके अंदर, आप उसको पुश कर रहे हो, तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। क्योंकि कार की टायर्स और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, और फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है मोशन का। मतलब आपके भाई की एक टॉय कार है और आपने उसको यहाँ से धक्का मारा आपके भाई ने, और वो आगे की तरफ चल गई, और थोड़ी देर बाद वो आके रुक गई। कहाँ अपने आप कैसे रुक रही है? क्योंकि इन दोनों के बीच में रगड़, आप अपने दोनों हाथों को रगड़ो, गर्मी पैदा होती है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, दो सरफेस के बीच में, हमारे हाथों के बीच में भी वही फोर्स लग रही है। सर कौन सी लग रही है? वो फ्रिक्शनल फोर्स। सर्दियों में हम हाथ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है ना, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो फ्रिक्शन जो होती है वो इसका अपोज करती है। आपके भाई ने यहाँ से लगाया, फ्रिक्शन अपोज कर रही है। धीरे धीरे फ्रिक्शन धीरे धीरे लगती जा रही है, तो धीरे धीरे फ्रिक्शन हर जगह पे लग रही है, तो फ्रिक्शन धीरे 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 लग रही है, बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शन, ये कम हो रहा है, इसका अपोज कर रहा है। और एक जगह पे आगे जाके आपकी भाई की कार जो होती है वो रुक जाती है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होती है। और एक और फोर्स होती है जो उसको रोकती है, वो है बेटा एयर। एयर रेजिस्टेंस। एयर भी तो है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ में ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखो अर्थ में होता है ये, चिड़ियाओं को उड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अर्थ में क्या है, एयर रेजिस्टेंस है। एयर क्या करता है, अपोज करता है मूवमेंट का, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ एटमॉस्फेयर है देखो अर्थ में, जहां पे हम रहते हैं। लेकिन अगर आप स्पेस में जाओगे तो कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है, सब जगह खाली है, कोई एयर नहीं, किसी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां पर ऐसे ही घूमते रहते हैं, नो एयर, ठीक है। हम केवल सांस अर्थ में ही ले सकते हैं, हम केवल अर्थ में जिंदा रह सकते हैं, अर्थ में चल सकते हैं। इंसान जो मिलेंगे वो आपको अर्थ में ही मिलेंगे। ह्यूमन बींग जो मिलेंगे वो आपको अर्थ में मिलेंगे, वरना ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जहां पर ह्यूमन बींग रहते, क्योंकि ये सुटेबल है, एयर है, फ्रिक्शन है। बस ये एयर और फ्रिक्शन ही हमें हमारे ऑब्जेक्ट को चलने से रोकता है, हमारी बॉल को रोकता है। क्योंकि जैसे आपके भाई ने बॉल को किक मारा, तो बॉल को किक मारने से क्या हुआ, देखो जैसे भाई ने किक मारा, देखो ये ग्राउंड के और बॉल की सरफेस के बीच में देखो क्या लगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लगी, और उस फ्रिक्शनल फोर्स ने उसको रोक दिया। आया समझ? और एयर रेजिस्टेंस लगा, एयर अपोज कर रहा है मोशन का, और ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन अपोज करता है, इसलिए हमारी बॉल रुक जाती है। अगर बॉल रुक जाती है, अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ना हो और फ्रिक्शन ना हो, तो स्पेस की तरह ही हमारा जीवन हो जाएगा, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, उड़ते रहेंगे हवा में, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है ना, पूरा 100% एप्लीकेबल यहाँ होता है। सेकंड वाला पॉइंट,
जहां पर स्पेस नहीं है, जहां पर एयर नहीं है, जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, जहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वहां पर ये सेकंड वाली कहानी समझ में आती है। इसलिए जब भी आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ो तो पहली वाली बात तो आपको समझ आती है, सेकंड वाली बात को जब फटा से इमेजिन कर लेना कि क्योंकि अर्थ में एयर रेजिस्टेंस है और फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी चलती बॉडी रुक जाती है, हमेशा मोशन में नहीं रहती है। लेकिन न्यूटन साहब ने कहा के लिए कहा होगा एयर रेजिस्टेंस को और फ्रिक्शन को इग्नोर करके बोला, अगर हम एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को इग्नोर कर दे तो जो बॉडी मोशन में है वो लगातार मोशन में ही रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। यही कारण है कि स्पेसक्राफ्ट जब स्पेसशिप को जब स्पेस में भेजा जाता है बेटा, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक, एक पर्टिकुलर हाइट तक वो अपनी स्पीड को बढ़ाती है और वहाँ इंजन फ्यूल यूज होता है, इंजन ऑन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के बाद इंजन को ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं होती है उसको पुश करने की, क्योंकि वह अब वहां कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसको रोक रही है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। अब स्पेसशिप का इंजन बंद हो चुका है, अब वो अर्थ के चारों तरफ कोई भी स्पेसक्राफ्ट आराम से यहाँ लगाओगे तो आराम से मूव करेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, स्पेस नहीं है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही वो नहीं है, सॉरी, वहां पर क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे ही एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, देखो कितना एयर होती है अर्थ की सरफेस पर, तो एयर हमारे चारों तरफ हमें एयर प्रेशर लगाती है, तो जिसकी वजह से हम होल्ड करते सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो एयर एक अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, इसलिए अर्थ पर जो न्यूटन का सेकंड फर्स्ट लॉ का जो सेकंड पार्ट है वो वाला थोड़ा सा बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है, इसलिए आप वहां पर ध्यान रखेंगे कि एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मूविंग बॉडी जो होती है वो रेस्ट में आ जाती है। लेकिन अगर इसी मूविंग बॉडी में अगर एयर रेजिस्टेंस ना लगे और फ्रिक्शन ना हो तो वो हमेशा चलती हुई बॉडी चलती ही रहेगी और रुकी बॉडी रुकी रहेगी। ठीक है, इसीलिए अर्थ के ऊपर चलने के लिए बेटा हमें इंजन की जरूरत होती है कार को मूव कराने के लिए, क्योंकि क्या है, क्यों बनाते हैं इंजन, बोलते हैं ना ये हुंडई की कार है, ये इस कंपनी की कार है, ये उस कंपनी की कार है, क्यों होती है कार, इंजन बनाए, इन कार की वैल्यू थोड़ा ना होती है, कार की बॉडी की, इंजन की वैल्यू होती है। विदाउट इंजन आप नहीं चल सकते हो अर्थ की सरफेस, क्योंकि क्या है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर पीछे को, और ये रोड के बीच में टायर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, आपके मोशन का अपोज करता है, जिसकी वजह से देखो ये खड़ी रहती है, बैलेंस फोर्स लग रही है, अब इसको मूव कराना है, इसमें बिना इंजन की कार है तो क्या होगा, ये मूव ही नहीं करेगी, आदमी को इसको धक्का देना पड़ेगा पुश करके आगे, कार खराब हो जाती है तो भी इंजन काम करना बंद कर देता है, तो फिर क्या, 4-5 लोगों को बुलाया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा स्टार्ट करते हैं, फिर उसके पीछे से लोग क्या करते हैं, पीछे से धक्का मारते हैं, लोग धक्का मारते फिर स्टार्ट करते तब चलती है। देखा होगा आपको, एक्सपीरियंस हुआ होगा, इंडिया में तो बहुत होता है हमें ये सब एक्सपीरियंस ना, कई बार देखने को मिल जाती है रोड पे। ऐसे ही इंजन क्या करता है, बहुत खतरनाक पावर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे की तरफ कार मूव कर जाती है, और इंजन ही इसको चला रहा है, क्योंकि इंजन को फ्रिक्शन के अगेंस्ट आगे चलना है, फ्रिक्शन अपोजिट में, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन कह रहा है कि नहीं आपको नहीं जाना है आगे, मैं आपकी मोशन रोकूंगा, लेकिन कार का इंजन जो है वो आगे बढ़ जाता है, ये रेजिस्टेंस होता है, पर यहाँ पर फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसलिए कार रुकती इसलिए क्योंकि हमें फ्रिक्शन, कार इसलिए कॉन्टिन्यूअस मोशन में नहीं होती क्योंकि हमारे पास क्या है, इंजन है, हमारे पास उसका होल्ड है ना। चलो, ऐसे स्पेसशिप को जो है मैंने अभी बताया, स्पेसशिप को एक सर्टेन वेलोसिटी तक अगर हमें क्या होता है, इंजन की जरूरत होती है, उसके बाद हम उसके इंजन को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किस एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद इंजन के मतलब कि स्पेसशिप के इंजन को ऑफ क्यों कर दिया जाता है। देखो लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर इंजन ऑन है, चलो अभी अर्थ की सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ये स्पेसशिप, उसके बाद क्या होता है, कुछ डिजायर्ड वेलोसिटी गेन कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, ऊपर पहुंचने के बाद अर्थ की सरफेस से आपने क्या कर दिया, इंजन को टर्न ऑफ कर दिया स्पेस के, अब इसको कोई थर्स्ट नहीं लगाना, कोई फोर्स नहीं लगानी है आगे बढ़ने के लिए, नो थर्स्ट एंड नो अनबैलेंस फोर्स, द स्पेसशिप कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी, अब लगातार स्पेसशिप घूमती रहेगी, सालों सालों तक घूमता है स्पेसशिप। ठीक है, एक बार स्पेसशिप अगर सर्टेन वेलोसिटी तक पहुंच जाए तो उसके इंजन को ऑफ कर दिया जाता है, वो लगातार सेम वेलोसिटी से एक लाइन पर चल रही होती है, अनबैलेंस फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर काम करती कोई भी अनबैलेंस फोर्स के ऊपर काम नहीं करती है, ये लगातार मोशन में होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है, मतलब सेकंड लॉ, सॉरी सेकंड फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट है, जहां पर ये बोला गया है, आप ध्यान रखेंगे वहां लिखेंगे कि ये एप्लीकेबल स्पेस में ही होता है, अर्थ में इसलिए नहीं होता।
तो सैटेलाइट जो होते हैं स्पेस में, उनके भी इंजन को टर्न ऑफ कर दिया जाता है बेटा एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के बाद, और ये अर्थ के चारों तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना किसी इंजन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है इनको रोकने के लिए। आया समझ? I hope you are getting my words. I have written everything. You can note down. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बच्चा यहाँ से, ये आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था कार में, लगातार कार चलाते हुए आ रहा था, अचानक उसका ये इस ऑब्स्टिकल के साथ में टक्कर आ गई, कार तो रुक गई बट वो आदमी आगे चला गया, गिरते हुए यहाँ मुंह फूटा उसका। क्यों? क्योंकि उसने बेल्ट नहीं लगा रखी थी। इसीलिए बोला जाता है कि फास्टन योर बेल्ट, हमेशा अपनी बेल्ट को लगा के रखो। और अभी पुलिस चेक करती है, चेक करती है, रास्ते में बेल्ट लगा रखी है ना, स्पीड, अब हम सोचते हैं, हम आप उसको ईगो में ले लेते हैं, अरे हम लोग लगाते हैं बेल्ट, हम तो हीरो हैं यहाँ के। ऐसा नहीं होता है, बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए होती है। कोई नेता, मिनिस्टर या पुलिस वाला आके आपकी गाड़ी थोड़ी चलाता है, आप खुद गाड़ी चलाते हो, कभी अनबैलेंस हो जाए तो आपकी सेफ्टी के लिए बेल्ट को बनाया जाता है। तो बनाया है तो लगाओ बेटा, कार में जाना है का शौक है तो रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि अब क्या होता है, ये भी क्या है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर्शिया। इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया मतलब, इनर्शिया जो होता है उसकी बॉडी में मास की वजह से होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू इन मोशन रहना चाहती है। अब इस आदमी ने जो यहाँ बैठा हुआ था, उसने क्या था, बेल्ट नहीं बना लगा रखी थी, कार मोशन में थी, मजे से गाना चलाते हुए ये क्या कर रहा था, कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि सुनसान इलाका था। कार, उसको पता नहीं था कि कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा, मजे लेगा जिंदगी की। अचानक क्या हुआ, एक ही स्पीड से जाया जा रहा था, जाया जाता, एक ही स्पीड में मैं कर रहा, एक ही स्पीड चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाना सुनता हुआ। लेकिन अचानक क्या हुआ, और बेल्ट भी हटा रखी थी, कोई लग रहा है सेफ है, कोई थोड़ी आएगा, अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो क्या हुआ, वो जंप कर गया, और कार कूर वहीं रहेगी जंप। क्यों? क्योंकि जो कार है वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में थी, इसकी बॉडी क्या थी, इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या थी, मोशन में रहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही कार रुकी, तो कार तो रुक गई लेकिन बॉडी इनर्शिया की वजह से मोशन में ही रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वो जंप करके यहाँ आ गया, आगे गिर गया, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हमारी कोई भी चीज अचानक हम ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। और अगर हम बैठे होते हैं आराम से ट्रेन में या कहीं पर भी, बस में भी, अचानक से बस चलती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, कार आगे भागती है, बस आगे भागती है, और हमारी बॉडी कहती है कि नहीं तुम रेस्ट में रहो, वो परमिट नहीं करती है आगे बढ़ने के लिए न्यूटन के लॉ की वजह से, और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अपोज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई डज दिस हैपन, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया होता है। और इनर्शिया क्या होता है, किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की ज्यादा इनर्शिया प्रोपोर्शनल, मास जो होता है इनर्शिया के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया पूछते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूज होते हैं। इनर्शिया क्या है, किसी भी टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मतलब मोशन को रोकती है, रेजिस्ट करती है, मोशन नहीं होने दूंगी, जिद्दी बोलती है नहीं होगा मोशन। ऑब्जेक्ट कहता है मुझे मूव होना है, तो इनर्शिया कहता है नहीं, तू मूव नहीं होगा। जैसे स्टोन है, स्टोन कहता है मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है, लेकिन इसके अंदर तो मास इतना ज्यादा है, इसका इनर्शिया इतना ज्यादा है, नहीं तू नहीं मूव करेगा, यही रहेगा। इसलिए जितना ज्यादा मास होता है चीजें उतनी कम हिलती हैं अपनी जगह से, क्योंकि इनर्शिया हमेशा चेंज को रजिस्ट करती है, रोकती है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। और जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो सालों साल एक ही पोजीशन पे रहेगा, दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी और वो वहीं रहेगा। चेंज बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। इसलिए और ऑब्जेक्ट कभी भी रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा। अब देखो, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना हार्डर टू चेंज। जितना मोटा आदमी होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। छोटे बच्चे को गोद में पकड़ लेते हैं, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो गोद में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी का मास बढ़ जाता है, हम उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं। मोर इनर्शिया, मोर मास, मोर लेस इजी, मतलब टफ टू चेंज द पोजीशन। उठाना, कैरी करना मुश्किल हो जाता है, बाहरी ऑब्जेक्ट को कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो लेस मास, लेस इनर्शिया। छोटा बच्चा, 2 महीने का बच्चा या 4 5 6 महीने का बच्चा, 1 साल के बच्चे को हम आराम से कैरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में कम मास होता है, आसानी से उठा लेते हैं अपने छोटे बच्चे को। वो छोटा बच्चा बड़े होकर बड़ा हो जाता है, फिर वो हमें उठा लेता है, क्योंकि हमारा मास कम हो गया, वो बच्चा हमें उठा लेगा। क्यों भाई? तो एवरीडे एग्जाम्पल में क्या है, बुक ऑन टेबल, टेबल में रखिए तो टेबल में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई पुश या पुल, कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगाओ। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। फर्स्ट लॉ किसकी वजह से, इनर्शिया, क्योंकि इसके अंदर मास है।
अब देखो बेटा, इंक्लाइंड प्लेन भी ऐसा होता है। अब आप कह रहे हो कि मैडम इंक्लाइंड प्लेन, अब इंक्लाइंड प्लेन में होता क्या है, ये अगर ये नीचे की तरह ये ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा होता है कुछ इंक्लाइंड प्लेन। जैसे आपने देखा होगा अपने घर में सारे बच्चे देखो कि वो जो का रोड होती है ना, रोड के पास, जैसे हमारे घर में ये रोड होती है, रोड की मतलब हमारा घर ऊंचा होता है, तो हमें अगर अपनी कार स्कूटर साइकिल लानी होती है तो पापा ऐसे करके स्लोप बनाते हैं, वो ये तो इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, थोड़ा हाइट में होता है, जिससे इजीली हम अंदर ला सकते हैं, पार्क कर सकते हैं स्कूटर गाड़ी गार को मतलब कार को सबको, है ना। तो इंक्लाइन प्लेन एक एंगल पर बना होता है, जैसे ये एंगल होता है, ये एंगल तो 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा एंगल हो गया, ये देखो 90 डिग्री एंगल, ये एंगल जो है एक थीटा एंगल पर हम थोड़ा सा उठा लेते हैं। फिर हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखें, मान के चलो आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया और ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, तो उसका मतलब इम्बैलेंस फोर्स लग रही है, कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो इसको रोक रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैडम ये फोर्स जो है वो ये जो है वो स्टेबल है, यहाँ पर रेस्ट पर है, ये हिल नहीं रहा है, इट इज नॉट मूविंग, इट्स पोजिशन इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या भाई, चेंज तो होना चाहिए, पोजीशन इजीली आ जाता है नीचे, क्यों, क्योंकि इस पे अनबैलेंस फोर्स लग रही है तो गिर जाएगा नीचे। तो हम क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन का यूज करते हैं फोर्स को कम करने के लिए और आसानी से अपने काम को, ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, भारी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक एंगल बना देते हैं, इसे बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। लेकिन अगर इसी इंक्लाइन प्लेन में जो ऑब्जेक्ट रखा है उस पे चारों तरफ से हम इक्वल फोर्स लगा दे तो ये बॉक्स बिल्कुल नहीं हिलेगा। बोलो कैसे, देखो, ये मैं बनाती हूँ इंक्लाइन प्लेन, ऐसा होता है, ये मैंने बनाया इंक्लाइन प्लेन, ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया एक एंगल थीटा, ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक मास रख दिया, ऑब्जेक्ट एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखो बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन की सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन कहाँ रखा हुआ है, पूरे अर्थ पर रखा हुआ है, तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ सेंटर से इसको अपनी तरफ mg फोर्स से खींचेगा, और यही यही जो होगी, और ये सरफेस जो होता है ना हमेशा, नॉर्मल जो होती है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब सरफेस इसके साथ यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे नॉर्मल फोर्स लगाएगा। चेक करो, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं। अभी तक क्या था, अभी तक इससे पहले मैं क्या बता रही थी, ये सरफेस था बिल्कुल सीधा था, हमने mg नीचे की तरफ लगा रहे थे तो हम बोल रहे इसके अपोजिट नॉर्मल था। यहाँ समझ में मुश्किल होता है क्योंकि ये है ऑलरेडी 90 डिग्री पर है, ठीक है, सरफेस सीधा था। अभी सरफेस अगर ऐसा हो जाए तो 90 कहाँ बनेगा बेटा, इसके साथ यही तो बनेगा 90 एंगल। तो बात ध्यान रखेंगे, नॉर्मल इज ऑलवेज एट 90 डिग्री विद द सरफेस, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ में 90 डिग्री के साथ में करता है, क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब हम क्या मान लेंगे, इन दोनों को, इस एक्सिस को हम देखो, हम क्या करते हैं ना, इस एक्स को, एक्स मेरे भी बोलते हैं ग्राफ पढ़ते हैं, तो ये एक्स एक्सिस, इसको एक्सिस मान लो, ये एक्स प्लस मान लो, इसको माइनस एक्सिस मान लो, और इसको जो होते हैं इसको आप वाई एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस मान लो। अब आपके पास क्या है, आप कैसे पढ़ोगे, एक्स और वाई एक्सिस में आपकी फोर्सेस अगर जीरो है, इक्वल है, बैलेंस्ड फोर्स है, तो आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अब वाई एक्सिस में कौन सी फोर्स लग रही है, ये फोर्स तो mg तो यहाँ की तरफ लग रही है। अब आप इसको ऐसे ले आओ, ऐसे पढ़ो, एक्स ये क्वाड्रेंट ले आओ, ये एक्स एक्सिस प्लस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। अब देखो ऐसे लिखो, नॉर्मल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, mg इसके अगेंस्ट नहीं है, हमें ये निकालना पड़ेगा, नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो कौन कौन बैलेंस करेगा नॉर्मल को। ये देखो बेटा, आपको मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, जब कोई फोर्स तिरछी लगती है, दो एक्सिस के बीच में तिरछी फोर्स, स्लैंट फोर्स, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, और जहां थीटा होता है वहीं कॉस एक होता है, कॉस फोर्स अगर एफ लग रही है तो एक होता है एफ कॉस थीटा और एक होता है एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और जहाँ थीटा होता है वहीं कॉस होता है। तो हमें यहाँ थीटा चेक करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ इसका फोर्स का mg कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि mg जो है दो क्वाड्रेंट के बीच में लग रही है। अगर आप चेक कर रहे हो तो ये देखो, ओरिजिन हो गया 0 0, ये एक्स एक्सिस और ये वाई से mg बीच से जा रही है, तिरछी जा रही है, अगर आप इसे ऐसे बिठा दोगे लिटा दोगे तो ये mg इस तरफ लग रही है बेटा, चेक करो, mg यहाँ लग रही है, समझे, mg आ गई, तो mg के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे एक्स और वाई में। अब हमें एंगल निकालना, ये थीटा एंगल है, चेक करो, ये वाला एंगल कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, राइट, और ये एंगल कितने का होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला क्या है, ये क्या है, नॉर्मल पर 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, पूरा 90 डिग्री होगा। इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे,
हमें ये एंगल क्या निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। हम कैसे निकालेंगे इस एंगल को, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलो निकालते हैं, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री, राइट। तो ये 90 से 90 कट गया, थीटा को उधर जाओ, एक्स बराबर थीटा डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल मेरा थीटा हो गया। चेक करो, हो गया थीटा। चलो इसको मिटा देते हैं, अभी एंगल हो गया हमारा थीटा डिग्री, थीटा हो गया, ठीक है। अब जहां थीटा वहां कॉस, तो यहाँ कंपोनेंट कौन सा लगेगा, यहाँ लगेगा एम जी का कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा, और इसी के कॉस के 90 डिग्री पर इस तरफ क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। क्यों लगा, इधर क्यों नहीं लगा, क्योंकि कंपोनेंट इस तरफ है, ये देखो इन दोनों के बीच में है, तो मैंने ये लिया। बच्चे कभी कभी याद लगाते हैं, मैडम ये भी तो है, बेटा एम जी इधर है तो यहाँ लगेगा, तो नीचे की तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा, और इसको अपोज कौन करेगा, दो लेयर है तो कौन लगाएगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल को कौन लगा रहा है, बैलेंस कर रहा है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल किसके बराबर लगेगी, एम जी कॉस थीटा के बराबर, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है ना यहाँ जा रहा है, रेस्ट पर है। और अगर नहीं घूम रहा है तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन, इसको कंट्रोल करेगा। ये दो देखो, इस ऐसा होने की वजह से अब ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें बैलेंस फोर्स लग रही है, जो ऊपर की तरफ जितनी फोर्स थी, यानी कि यहाँ पर कौन सी एम जी, यहाँ पर थीटा था, नीचे एम जी कॉस थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, और इधर एम जी साइन थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इसको अपोज करता है, हमेशा ध्यान रखना फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोज करता है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर रेस्ट पे है, ये यहाँ क्या लग रहा है, फर्स्ट लॉ, लेकिन अगर रिमूव कर जाएगा तो ये जीत जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, फ्रिक्शन हार जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी ये सरफेस रफ होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना आपका ऑब्जेक्ट कम मूव करेगा। मोर इज अ रफ सरफेस, लेसर इज द फ्रिक्शन, मोर इज द फ्रिक्शन, lesser is the movement, and because friction always opposes motion, right। चलो ये फिर हम सेकंड लॉ के पढ़ेंगे, तो अब हमारी इसकी वजह से अब मूवमेंट, अब क्या करेंगे, अगर ये बैलेंस पूरी होगी, फर्स्ट लॉ हो गया, अगर मैं बोल दूं कि इम्बैलेंस है, फ्रिक्शन हार गया, तो सेकंड लॉ बन जाएगा, जो कोई नई वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ। चलो अब हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, बताओ इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है, मास की प्रॉपर्टी होती है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, कौन भारी होगा, बॉल तो हल्की होगी, स्टोन भारी होगा। क्या लिखेंगे, इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब इनर्शिया चाहता है कि ऑब्जेक्ट मूव ना करे, इसलिए जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, ठीक है। तो स्टोन का ज्यादा इनर्शिया होगा। सीट बेल्ट इन अ कार, जो क्वेश्चन अभी मैंने समझाया था, जो चीज है कंसेप्ट वो यहीं पर आ गया। सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है, आपसे पूछेंगे क्यों लगाई जाती है सीट बेल्ट, क्यों लगानी चाहिए सीट बेल्ट, सीट बेल्ट आपको सेव करती है बेटा, सीट बेल्ट होल्ड्स द पैसेंजर बैक एंड प्रिवेंट्स इंजरी, आपको इंजरी से, ह्यूमन लाइफ एक ही बार मिलती है, अगर एक बार सिर में हाथ में कहीं चोट आ गई तो सोचो कितना मुश्किल होगा। तो नॉन लिविंग चीजें हैं, दीवार पत्थर ये सब, गाड़ी गाड़ी तो दोबारा आ सकती है, इसलिए अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। सारे बच्चों को अपनी सेफ्टी करनी, जब भी कार में बैठे तो पक्का लगाएं बेल्ट। तो व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप, जब एक मूविंग कार सडनली रुक जाती है तो पैसेंजर्स क्या करती है, उसकी बॉडी में क्या होता है, वो मोशन में होती है उसकी बॉडी हर वक्त, तो उसकी बॉडी क्या करती है, इनर्शिया की वजह से हमेशा मोशन में ही रहना चाहती है, और कार अचानक रुक जाती है तो बॉडी आगे की तरफ मोशन में होती है, इसलिए मैं आगे की तरफ झटका लगता है, लेकिन बेल्ट उसको पीछे की तरफ करके हमें बचा लेती है, इसीलिए हमें बेल्ट पहननी चाहिए, ठीक है। तो जो सीट बेल्ट जब अचानक रुकती है तो कार आगे की तरफ बढ़ती है, तो बेल्ट क्या करती है, नेसेसरी जितनी जरूरी फोर्स होती है हमारी बॉडी को सेफ रखने के लिए उतनी फोर्स लगाती है और हमें सेव कर लेती है, ठीक है। तो कार में अचानक सडनली जब ब्रेक लग जाता है और जब कार स्टार्ट होती है उस वक्त तो पक्का कार के रुकते, इसीलिए एरोप्लेन में भी जब एरोप्लेन को चलाया जाता है उस वक्त बेल्ट बांधो बोलते हैं, जब वो एक हाइट पर पहुंच जाता है बोलते हैं कोई बात नहीं आप खोल सकते हो, और जब नीचे लैंड कराता है फिर आधे घंटे पहले फिर बोलते हैं कि अपनी बेल्ट बांध लो सबके सब, इसीलिए होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए। तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस, कितनी बार वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज हो रही है। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक क्वेश्चन पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, डायग्राम बनाओ, उसको पढ़ो, हर एक्शन को आपको क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस एग्जाम में नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस तो पहले ही करनी है, जिससे कि एग्जाम में आप जल्दी उसको कैचअप कर सको, पकड़ सको। हमारे दिमाग में क्या होता है, अरे हमने पढ़ लिया एग्जाम में कर लेंगे, क्यों कर लेंगे भाई, एग्जाम में नहीं होता ये सब, ये सब पहले होता है। एग्जाम में तो फटाफट चीजों को, क्योंकि जब प्रैक्टिस पहले करते हैं तो एग्जाम में चीजें समझ में जल्दी आती हैं, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करो, हमारा माइंड इनफाइनाइट है। ऐसे नहीं कि एक बार बच्चों तुम्हारे दिमाग में होता है कि हम एग्जाम में भूल जाएंगे, नहीं भूलते हैं,
ये गलती हमारे भारत देश के हमारे बच्चे 90% क्लास के बच्चे गलती करते हैं। हम कभी नहीं भूलते हैं, हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी होती है, अगर आपने बार बार रिविजन किया तो वो बहुत कमरे होते हैं। आपने एक बार रिविजन किया, अंदर वाले कमरे में सामान रख दिया, और एक बार रिविजन किया उसके अंदर वाले में रख दिया, और एक बार किया उसके अंदर, बार बार करोगे तो वो सेफ जोन में पहुंच जाएगा, जहाँ कोई नूर हीरा रखा रहता है, वहां से कभी नहीं निकल सकता, वो बिल्कुल कैद हो गया तुम्हारे दिमाग के अंदर, इसलिए रिविजन बहुत जरूरी है। अच्छा, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर टू हिज टीम। एक फुटबॉल प्लेयर है, वो अपने ही फुटबॉल प्लेयर, दूसरे फुटबॉल प्लेयर के एक बॉल को किक करता है। ठीक है, जैसे ही किक किया उसने, यहाँ से किक किया तो क्या होगा, जैसे किक करेगा तो क्या होगा, उस पे फोर्स लगाई उसने, फोर्स लगाते ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, पहली बात। अगली बार क्या बोल रहा है, दूसरा फुटबॉल, अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। ओके, यहाँ पर गोल है, उसे गोल करना है, और ये दूसरा प्लेयर क्या करता है, अच्छा फुटबॉल आई, वो उसे किक मारता है गोल की तरफ, तो यहाँ पर दोबारा वेलोसिटी चेंज हुई, V2 हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक और आदमी खड़ा हुआ है, वो दूसरी टीम का होता है बेटा, फुटबॉल का गोल रोकने के लिए। ये व्हाइट नहीं, इसको रेड कपड़े पहना दो, ये दूसरी टीम का है, इसके पास गोल गोल, भाई उसकी टीम के लोग यहाँ है और वो गोल करेंगे तो ये वाला आदमी गोल को रोकेगा, तो इसने गोल को रोकने के लिए यहाँ फुटबॉल आई, फट से फुटबॉल को गोल ना यहाँ से किक कर दिया, तीसरी बार वेलोसिटी चेंज हुई। अब आगे पढ़ो, क्या है, और फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल, पहले इसने क्लिक करा, किसको दिया, अपनी टीम के दूसरे मेंबर को दिया, उसने किक किया, कहाँ पर आया, गोल के पास आया, लेकिन गोलकीपर दूसरी टीम का पहले से खड़ा था, उसने फुटबॉल को फिर किक कर दिया, और क्या था, गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। ये अपनी ही टीम के जो और भी होंगे लाल कपड़े वाले को फेंक देते के पास भेज देता है बॉल को, ये बॉल यहाँ आ जाती है, फिर ये किक करेगा, तो कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई, चौथी बार, इसने भी मारा, फिर चौथी बार वेलोसिटी चेंज हुई। तो ये बोल रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स ऑफ ईच केस, कितने मतलब टुवर्ड्स द प्लेयर ऑन अपोजिट टीम एंड किक इट टुवर्ड्स द प्लेयर, आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस, कितने केसेस में ये फोर्स सप्लाई कर रहा है, कितने केसेस वेलोसिटी चेंज हो रही है, बस आपको ये बताना है। देखो पढ़ो, अब आप लिख लो, आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है, देखो बेटा, 4 बार हो गया है ना। फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल इन एनी ऑब्जेक्ट, जब ये बच्चा इसको मारेगा अपने टीम के दूसरे प्लेयर को, देखो पहले इसने एक बार पहली बार किक मारा, फिर दूसरे प्लेयर को दिया, दूसरे प्लेयर ने किक मारा, गोल के पास मारा, गोल के पास एक आदमी खड़ा था, उसने अपनी ही टीम के दूसरे प्लेयर को दिया, 4 बार हुआ। देखो, व्हेन फर्स्ट प्लेयर किक्स बॉल टुवर्ड्स अनदर प्लेयर वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन अनदर प्लेयर किक्स बॉल टुवर्ड्स द गोल वेलोसिटी चेंजेस, व्हेन गोलकीपर अपोजिट टीम वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, व्हेन गोलकीपर किक्स बॉल टुवर्ड्स द ओन टीम वेलोसिटी, 4 बार चेंज हुई बेटा। तो नंबर ऑफ चेंजेस कितने हुए, 4 बार हुए, मोशन में रही बॉल हर वक्त। ठीक है, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। देखो बच्चा, इस ब्रांच को हिलाया जा रहा है और कुछ जो पत्तियां हैं वो क्या हैं, गिर गई हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, जो पत्ती है ना, वो पत्ती के अंदर मांस है, लीफ के अंदर, लीफ की अब हिल कौन रहा है, स्टेम हिल रही है, आप स्टेम को शेक कर रहे हो, हिल रही है स्टेम, पत्ती कहती है मैं तो नहीं हिलूंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या इनर्शिया, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया कहता है मैं जिस पोजीशन में हूँ मुझे उसी पोजीशन में, मुझे नहीं हिलना। तो जो वीक स्टॉक्स होती हैं पत्ती की, ये वाली टूट के गिर जाती हैं, इसलिए क्योंकि पत्ती जिद करती है इनर्शिया की वजह से, और ये हिल रहा होता है, दोनों के मोशन में चेंज आता है, इसलिए वो गिर जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि व्हेन वी शेक अ ट्री ब्रांच विगरसली द ब्रांच स्टार्ट्स मूविंग सडनली, ब्रांच अचानक मूव करना शुरू कर देती है, और लीव्स क्या करती है, उसको रेस्ट में ही रहना होता है, क्योंकि उसके अंदर मास होता है, मास की वजह से उसके अंदर इनर्शिया होता है, इनर्शिया क्या करता है, चेंज ऑफ स्टेट, मोशन का, पोजिशन चेंज का, वो चेंज का अपोज करता है। ठीक है, इनर्शिया नहीं चाहता कि कोई चीज मूव करे, चाहता है कि तुम रेस्ट पे रहो, रेस्ट करो, तुम अपने कमरे में बैठे हो, सोए ऐसे भी सोए हुए ही रहो, ये चाहता है। तुम्हारा आलस जो है वो इनर्शिया, वो नहीं चाहता तुम्हें आगे बढ़ाना, वो चाहता है कि, लेकिन तुम अपनी ताकत लगाकर, फोर्स लगाकर इनर्शिया को ओवरकम करते हो, बोलते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। जैसे पत्ती चाहती ना हिले, लेकिन क्या करता है, जो मूव कर रहा है, भाई अगर तुम अपने कमरे में सोए हो, तुम्हारा दूसरे दोस्त के अंदर फोर्स है, ताकत है, वो आगे, वो थोड़ा इंतजार करेगा कि मेरा दोस्त बैठा हुआ है, वो नहीं पढ़ रहा मैं भी नहीं पढ़ूंगा, वो तो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। यही पत्ती का काम है, पत्ती कहती है मैं नहीं बढ़ूंगी आगे, अब टहनी में आ गई फोर्स, वो बोलती है मैं आगे जाऊंगी, तुम पीछे रहो, तो पत्ती पीछे रह जाती है, पीछे रहती है तो वो झड़ जाती है ना। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन मोशन द लीव्स लैग बिहाइंड, पीछे रह जाती है, एंड वीक स्टॉक्स कनेक्टिंग सम लीव्स
टू द ब्रांच में ब्रेक, और जो वीक स्टॉक्स होती है बेटा ब्रांच से कनेक्टेड वो टूट जाती हैं और इस वजह से लीव्स गेट डिटैच्ड एंड फॉल फ्रॉम द ट्री, डिटैच होकर ट्री से गिर जाती है नीचे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आपकी बुक में दिया हुआ है, डस्टिंग अ कारपेट। चीज़ों पढ़ो पढ़ो, इनके पीछे समझो, देखो हर चीज के पीछे साइंस है। हम कारपेट को डस्टिंग करते हैं, उसमें भी जो साइंस है देखो, जब कारपेट को हम बार बार बीट करके उसकी डस्ट को भगाते हैं तो डस्ट की मोशन कहाँ पे हुआ, कारपेट में मोशन हुआ, लेकिन डस्ट का पार्टिकल के अंदर क्या है, मास है। वो पार्टिकल अपनी स्टेट को चेंज करना चाहता है, मास की वजह से उसके अंदर इनर्शिया है। वो कहता है कि नहीं मुझे रेस्ट में ही रहना है, मुझे मत हिलाओ, मुझे मत हिलाओ। लेकिन क्या होता है, हम क्या हिलाते हैं, कारपेट हिलाते हैं। तो कारपेट को हम हिलाकर अलग कर देते हैं, कारपेट से सारे के सारे डस्ट पार्टिकल इनर्शिया की वजह से अलग हो जाते हैं। तो इनर्शिया फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। ऐसे ही ये बच्चों को बहुत एग्जाम में दिया जाता है, बस स्टार्ट सडनली, और अचानक प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं टीचर्स ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा यहाँ पर। इन चीजों को समझोगे तो मजा आ जाएगा फिर तो। देखो ऐसे ही रेस्ट में आराम से खड़े हैं, बातें कर रहे हैं मेट्रो ट्रेन में, लेकिन अचानक मेट्रो ट्रेन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा पैर देखो यहाँ मोशन में आया है, हमारे पैरों के कार मोशन में आई है, लेकिन बॉडी क्या चाहती है, इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे रहना। तो अब बॉडी को यहाँ खड़ा होना था, पैर ये, लेकिन कार के साथ पैर आगे निकल गए और फिर हम हमारी बॉडी चाह रही है कि रेस्ट पे ही रहे, तो पीछे की तरफ गिर गया। ये होता है। ठीक है, तो इनर्शिया ही है जो कि हमें हमारे मोशन को अपोज करता है, जिसकी वजह से हम आगे या पीछे गिर जाते हैं। अचानक बस चलेगी तो पीछे की तरफ गिरेंगे, चलती ही बस अचानक रुकेगी तो आगे की तरफ गिर जाएंगे। ये सब इनर्शिया है बेटा। ये सब इनर्शिया के न्यूमेरिकल बड़े पूछे जाते हैं, क्लास 11th में बड़े न्यूमेरिकल बनते हैं इसके ऊपर। तो इसलिए कंसेप्ट को यही समझो, पहली बार लेक्चर में समझ लो सारे बच्चे। जेई में नीट में बड़ा पूछा जाता है, तो पहला एमसीक्यू क्या पढ़ो, फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। सीधा सा क्वेश्चन है, इनर्शिया अपोज करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस, क्या, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल देखो फोर्स ना लगाई जाए, वरना बुक यहीं पे रहेगी, आदमी इसको हिला गिर जाए बच्चा। अदरवाइज ये यहीं पे रहेगी जब तक कि आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कौन से एग्जांपल है बताओ। अ बॉल फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बताओ रोलिंग कर रही है तो रेस्ट में तो है ही नहीं। फर्स्ट तो रेस्ट में रहने को बोलता है, और वैसे भी रोलिंग कर रही है ग्राउंड में तो भैया वो तो उसके अंदर तो फोर्स लगी हुई है, अनबैलेंस, तभी तो मूव कर रही है। और दूसरा क्या है, बुक लाइंग ऑन द टेबल अंटिल समवन, बुक टेबल पे रख दो जब तक कोई पूछ नहीं करेगा, उसके बाद धूल बैठ जाएगी, गंदगी बैठ जाएगी, उसके ऊपर सिल्वर फिश आ जाएंगी, लेकिन किताब नहीं हिलेगी अपने जगह से जब तक कि कोई बाहरी फोर्स न लगाई जाए। सैटेलाइट तो ऑर्बिट में मूव कर रही है, बताओ आपको वहां स्पेस नहीं है, वहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, घूमती रहेगी बेटा, है ना। तो ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं है यहाँ पर, अका ये इनर्शिया मोशन है ना। सैटेलाइट मूव कर रही है तो इनर्शिया कोई मोशन है। अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं है, ये रेस्ट कौन सा है, बुक वाला। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच ऑब्जेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट इनर्शिया। अब देखो मास बताओ किसका होगा, देखो आपको मालूम चल गया, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट रोड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट विल कंटिन्यू मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इफ, ये कंटिन्यू कब करेगी, जब इसके इंजन को स्विच ऑफ कर, सेम वेलोसिटी से जब इसके स्विच ऑफ को, क्या, द इंजन इज स्विच्ड ऑफ एंड नो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस, हाँ ये तभी मूव करेगी जब अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होंगी, मतलब जब उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, जब उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो फिर आप उसके इंजन को स्विच ऑफ कर दोगे तो वो चलती रहेगी। स्पेस में इस कार को पहले एक पर्टिकुलर हाइट तक भेज दो, उसके बाद छोड़ दो, ये कार स्पेस में बिना इंजन ऑफ कर दो अपने आप चलती रहेगी बेटा, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं है और वहां पर रेजिस्टेंस भी नहीं है। ठीक है, चलो बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको याद करने। नो फोर्स इज नीडेड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को आपको चलने देना है तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, छोड़ दो उसे, बट एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोर्स तभी जरूरत होती है हमें जब हम उसको स्टेट को या स्पीड को चेंज कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को रोकता है। तभी तो रोड में साइकिल की और रोड के बीच में सरफेस रफ बनाई जाती है, रोड की सरफेस, जिससे कि बच्चों के जो टायर है वो फिसले ना। बारिश में तो और फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो पापा बोलते हैं कि बारिश में स्कूल जा तो रहे हो बेटा, ड्राइविंग स्लो करना, देख के करना, टायर फिसल जाएगा, स्कूटी धीरे चलाना, स्पीड कम रखना।
वो इसी वजह से होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऑयल सरफेस में ऑयलिंग डाल दोगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फटाफट से गिर जाओगे। केले का चिक्कल गिरा होगा तो क्या होगा, आपके और आपके पैर के और उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बट धड़ाम से गिरोगे। आपकी बॉडी चाहती कहाँ की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं केले के चिक्कल पे पैर रखने पर, क्योंकि हमारी बॉडी तो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ना चाहती, पैर आगे चला जाता है छिक्कल में रहकर। उसकी वजह से क्या होता है, धड़ाम धड़ाम पीछे की तरफ गिरते हैं, है ना। तो इसीलिए फ्रिक्शन जो होता है हमारे मोशन का अपोज करता है। तो फ्रिक्शन जो है एक बेनिफिट भी होता है हमारे लिए, और एक बेनिफिशियल भी है, नुकसानदायक भी है। तो फ्रिक्शन इज एन एविल और अ बून, बून ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आगे आगे लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो आज के लेक्चर में मुझे लगता है इतना बहुत है। हमने फर्स्ट लॉ कवर किया, जो और कुछ एग्जांपल्स हैं तो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं इस वीडियो को। मैंने बहुत बढ़िया से समझाया है, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, कमेंट करें और कॉम्प्लीमेंट करें। चलो बाय बाय, नमस्ते, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट।